नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जिस जन्म कुंडली का हम लोग विश्लेषण करने चल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आपके सम्मुख है। 8 मार्च 1984 12:30 का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं, फिर आगे लग्न कुंडली पे चलेंगे। मिथुन लगन की कुंडली है। लगन के अंश काफी अधिक हैं, 29 अंश का है, यानी लगन संधि में इनका जन्म हुआ। मिथुन और कर्क लगन की संधि में जन्म हुआ है, तो इनका कभी कभी जो है अगर पंचांग से बनाया जाएगा तो कर्क लगन आ जाएगा, जिसके अनुसार जो इनका जन्म स्थान है औरंगाबाद में उस समय मिथुन लगन का प्रारंभ हो चुका था, तो मिथुन लगन ही इनका आएगा। ये बॉर्डर लाइन पे जन्म है, इसको लग्न संधि बोलते हैं। लग्न संधि वाले में थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल का योग बन जाता है। यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र होगा, यह गुरु का नक्षत्र है। सूर्य इनका कुंभ राशि में 24 अंश का है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। दूसरा इनका चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस कुंडली में मेष राशि में है, यानी इनकी राशि मेष है, भरणी नक्षत्र में है, उग्र नक्षत्र में। यह शुक्र का नक्षत्र है। मंगल इनका वृश्चिक राशि में है, अपनी ही राशि में है, विशाखा नक्षत्र में है, और यह गुरु का नक्षत्र होता है। इसी कुंडली में आगे अगर आप देखिए, गुरु धनु राशि में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। गुरु का नक्षत्र मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा विशेष रूप से। गुरु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ पर मकर राशि में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। शनि तुला राशि में है, यानी उच्च का है, विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो इनका सूर्य जो है वह शत्रु राशि में है, चंद्रमा इनका सम राशि में है, मंगल स्व राशि में है, बुध इनका जो है सम राशि में है, हालांकि मित्रता का भाव अधिक रहेगा। और यहाँ पर अगर आप गुरु को देखिए तो ये स्व राशि का है, शुक्र जो है मित्र राशि का है, शनि जो है उच्च राशि में है, राहु मित्र राशि में है, केतु मित्र राशि में होकर के बैठा हुआ है। सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी इनकी लग्न कुंडली से। इनकी लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। इस लग्न कुंडली में सबसे पहले लग्न का ही स्पष्टीकरण करते हैं। लग्न मिथुन लगन बनेगा, 3 नंबर की गिनती है तो मिथुन लगन है। इस लगन का स्वामी बुध होगा, जो कि 9वें भाव में जाकर के पूर्ण रूप से अस्त हो गया है। बुध पूर्ण रूप से अस्त है। सूर्य के भी अंश 24 है और बुध का भी अंश 24 है। तो लगन और चतुर्थ, लगन मतलब स्वयं की खुशियां, चतुर्थ मतलब परिवार की खुशियां अस्त हैं। ऊपर से चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि भी है, यह भी हमें ध्यान देना होगा। राहु भी चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो बुध काफी वीक हुआ है। ऐसे बुध को अच्छा करने के लिए इनको क्या पहनना चाहिए? पन्ना स्टोन इमरल्ड पहनना चाहिए, लगभग 10 से 12 कैरेट के बीच में, सबसे छोटी अंगुली में। दूसरे भाव का स्वामी देखिए कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। यह चंद्रमा कहाँ बैठा है? लाभ भाव में बैठा है। धन से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति कराता रहेगा। द्वितीय भाव का स्वामी 11वें में जाए या 11वें का द्वितीय में जाए तो व्यक्ति की धन से संबंधित इच्छा पूरी होती रहती है। धन के बिना ऐसे व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता है, ये इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। तृतीय भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि 9वें भाव में शत्रु राशि में बुध के साथ बैठा है। बुधादित्य योग का रिजल्ट भी मिलेगा, बुद्धि विवेक अनुशासन में रहेगा,
लेकिन लोग इनसे अनुशासित व्यवहार नहीं करेंगे, ये लोगों से अनुशासित व्यवहार करेंगे। यही बुध चतुर्थ भाव का भी स्वामी होता है, भूमि भवन वाहन का भी। तो इस सुख पे भी इनको दिक्कत आएगी। चतुर्थ भाव हमारा क्या होता है? घर होता है। चतुर्थ भाव हमारा क्या होता है? फैमिली होता है। तो यहाँ पे दिक्कतें तीन तरह से आ रही हैं। एक तो बुध के कारण से, दूसरा राहु की दृष्टि के कारण से, तीसरा ये जो गुरु दाम्पत्य भाव में बैठा हुआ है, पति भाव में बैठा हुआ है। एक तो गुरु अच्छा नहीं होता है दाम्पत्य भाव में, क्योंकि यहाँ पे ये स्वराशि का भी हो गया है, 15 डिग्री का है। और सबसे बड़ी बात इस गुरु की क्या है कि यह गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित है। तीनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र किस नक्षत्र में आते हैं? उग्र नक्षत्र में आते हैं। तो गुरु यहाँ पर उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ है। दो तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो जो सप्तम भाव में ग्रह बैठा हुआ है, क्या वह उग्र नक्षत्र में है कि नहीं है, ये देख लीजिए। दूसरा, अगर वक्री गुरु सप्तम में होता है तो वो भी नुकसान करता है। हालांकि यहाँ पर वक्री नहीं है, लेकिन नक्षत्र तो गड़बड़ी से मिल गया। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव से वैवाहिक सुख को देखते हैं। नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र बैठा है, नीच राशि में बैठा हुआ है। बुध लगन में तो नीच का ग्रह नहीं है, पति इनके रहेंगे, अपना कामकाज स्वास्थ्य वगैरह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पति से सुख में कमी का दोनों जगह से योग बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो है पति भाव में गुरु जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, यह पति के सुख में कमी करता, और यहाँ पर नीच का शुक्र पति सुख में कमी कर रहा है। तो ये नक्षत्र वाला फलादेश जब भी सप्तम भाव का स्वामी उग्र या क्रूर नक्षत्र में होता है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर निश्चित रूप से गड़बड़ी होती है, यानी दाम्पत्य सुख इनकी कुंडली से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और पारिवारिक सुख भी इनकी कुंडली में बिगड़ गया बुध के अस्त होने से। अब ये जो सप्तम भाव होता है, ये चौथे भाव से चौथा होता है, चतुर्थ से चतुर्थ होता है। एक चीज ये। दूसरा ये देखिए, चौथा घर ज़्यादा बिगड़ा है। एक तो चौथा बिगड़ गया स्वामी के अस्त होने से, राहु की दृष्टि से। दूसरा, चतुर्थ भाव से जो चतुर्थ भाव है उसमें जो ग्रह है वह उग्र नक्षत्र में है। चौथे भाव का जो स्वामी बुध है, वहाँ से जब चतुर्थ गिनेंगे तो वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है? राहु बैठा है, जिसके ऊपर दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी जा रही है। तो ये 12वां घर क्या होता है? हमारा जो इंटरनल लाइफ है, लव लाइफ जिसको बोलते हैं, प्रेम, रोमांस, तो ये सब यहाँ पे राहु बैठ करके गड़बड़ कर देता है। बेडरूम का सुख है पति के साथ, ये सब गड़बड़ करता है। राहु बैठा है तो ये गड़बड़ यहाँ से पूरा बना दिया। दूसरी एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस कुंडली में, स्त्री की कुंडली में ज़्यादा मायने रखती है। क्या चीज़? विष दोष। चंद्रमा और शनि आमने सामने हैं। चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव तो बिगड़ ही गया उग्र नक्षत्र में जाके। यहाँ से नीच का ग्रह नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव वैवाहिक सुख बताता है, और शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से मानसिक असंतुष्टि बनी रह जाए विवाह और हस्बैंड को लेकर के, यह योग इस कुंडली में बना हुआ है। मानसिक तनाव, चिंता भी बनेगा, काम का प्रेशर भी बनता रहेगा। अब इसी कुंडली में ये जो शनि है ये भाग्य का स्वामी है, और चंद्रमा क्या है? धन का स्वामी। इनके भाग्य में धन का मिलना लिखा हुआ है, धन इनको प्राप्त होता रहेगा। नौकरी हमेशा इनकी बनी रहेगी, नौकरी अच्छी चलती रहेगी, मतलब जॉबलेस और वर्कलेस होने का योग नहीं है। जॉब चलती रहेगी, वर्क चलता रहेगा तो ही पैसा आएगा। तो ये स्थिति, यही जो शनि मन को अशांत करता है, मानसिक दुख दे रहा है, मन में कोई ना कोई सूल और कील चुभ हो रहा है, वही शनि धन के लिए बेहतर भी बना रहा है। दूसरा, कर्म भाव का स्वामी गुरु है। यह गुरु अपने दसम भाव से 10वें भाव में बैठा है और स्वराशि का है। तो यह गुरु भी इनके कैरियर को लेकर के अच्छा प्रॉमिस कर रहा है। कैरियर कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। मंगल और केतु की छठे भाव में योग बना हुआ है। मंगल स्वराशि का है और केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। इस मंगल के ऊपर अगर हम दृष्टि देखें तो किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। राहु केतु का साथ होना या दृष्टि डालना विपरीत राजयोग को खत्म नहीं करता है। तो यहाँ पे एक विपरीत राजयोग मंगल महाराज दे रहे हैं। शत्रु और विरोधियों को भी ये थोड़ा दबाने का, खत्म करने का काम करते रहेंगे, कोई हावी नहीं होने पाएगा। अष्टम भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। ये शुक्र कहाँ के स्वामी हैं?
संतान भाव के स्वामी हैं शुक्र महाराज, और ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं। अब यहाँ पे ये शुक्र भी विपरीत राजयोग में है, 12वें का स्वामी होके 8वें में बैठा हुआ है और इसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो शुक्र भी विपरीत राजयोग बनाए हैं, यानी नौकरी और धन के मामले में मदद करेंगे। लेकिन संतान के मामले में चूँकि संतान भाव का स्वामी शुक्र है और उसने शनि से स्थान परिवर्तन किया है, यानी एक राजयोग और मिल गया, शनि शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग है, और ये दोनों स्थान परिवर्तन राजयोग बताता है। और गुरु भी स्वाग्रही है, केंद्र में है, इनको संतान से सुख मिलने का योग बन रहा है। संतान का मैटर ठीक है, पति का मैटर नहीं ठीक है। भूमि भवन वाहन के लिए स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ सकता है, जो इनका अधिकार रहा हो वो अधिकार ना मिले। हालांकि अपनी तरफ से भूमि भवन वाहन इनको मिलेगा, अपने बाहुबल से अपनी कमाई से घर और गाड़ी मिलेगी, कहीं कुछ अधिकार छिनता हुआ नजर आता है। अभी यहाँ पर ये देखिए चंद्रमा जो बैठा है ये अकेला है, इसके साथ में कोई ग्रह नहीं है, नो प्लैनेट विद मून। चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, अगले भाव में है तो कौन सा ग्रह है, राहु है। तो ये चंद्रमा का मिनी केमद्रुम दोष बना है, पूर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में 2 ग्रह है, एक तो शनि भी है, एक तो शुक्र भी है। शनि का केंद्र में होना तो वैसे अच्छा नहीं है, दाम्पत्य और मानसिक अशांति, जीवन में जहर घोलने का काम करता है कुल मिलाकर के। लेकिन यह मानसिक अशांति देगा, दरिद्रता नहीं आने देगा, क्योंकि चंद्रमा से इधर दशम में कौन बैठा है, शुक्र। तो केमद्रुम दोष भी बना है। केमद्रुम दोष में अगर चंद्रमा के आगे पीछे साथ में कोई ग्रह ना हो, जिसमें राहु केतु और सूर्य को नहीं लिया जाता है, तो यह दोष बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार, मानसिक उलझन और जहर, जीवन में किसी न किसी पक्ष से असंतुष्टि का जहर घुलता रहे, ऐसी योग बनाता है। चंद्र कुंडली अगर आप इनकी देखते हैं तो इनकी चंद्र कुंडली से आप देखेंगे मेष राशि है इनकी, वर्तमान में कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है मेष राशि पे, और राहु और गुरु का गोचर भी इसी राशि पे चल रहा है। राहु का गोचर बदलने वाला है, अक्टूबर बाद बदल जाएगा। राहु कहाँ चला जाएगा, बदल के 12वें भाव में चला जाएगा, और केतु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही राहु केतु का गोचर होगा तो ये जो 6 नंबर पे आएगा केतु, यह इनकी लग्न कुंडली का कौन सा भाव बनेगा, चतुर्थ भाव। यानी अक्टूबर बाद इनके नौकरी में ट्रांसफ़र के योग भी प्रारंभ हो जाएंगे। और यह ट्रांसफ़र चूँकि उस समय गुरु कहाँ रहेगा, गुरु भी चेंज होगा अप्रैल में, कहाँ आ जाएगा, वृषभ राशि पे आएगा, यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। यानी 2024 में इनका ट्रांसफ़र इनके मन माफिक स्थान पे होने का योग बन रहा है, जहाँ कहीं ये चाहेंगी। अगर इस बीच अक्टूबर के बाद ट्रांसफ़र बने तो ले सकती हैं, या ना लें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 2024 में अप्रैल के बाद अच्छी जगह पर, इनके मनपसंद जगह पर इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्होंने यह सवाल भी पूछा था कि नासिक के पास ट्रांसफ़र, यानी नासिक इनका मनपसंद जगह है, तो अगले साल योग इसका बनेगा। दूसरा क्या है, संतान से सुख मिल जाएगा। अपना निजी पारिवारिक और वैवाहिक सुख हीन दिखाई दे रहा है। इन्होंने पूछा है इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करें, शेयर मार्केट में करें, किस में करें। देखिए, इनको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम सलाह दें तो 12वें भाव में कौन सी राशि है, शुक्र की राशि है, बैठा कौन है, राहु है। और यह शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में, शनि के राशि में। तो अगर ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो शेयर मार्केट में पेट्रोलियम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। किस में करें, पेट्रोलियम में करें। और दूसरा किस में करें, पेट्रोलियम मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा जो है ऐसी कंपनी में जो लोहा का काम करती हो, लोहा, मशीनरी, सरिया का, यानी स्टील कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध अस्त है और 7वें भाव में भाग्य का स्वामी शनि बैठा, और पंचम भाव का स्वामी जो है, पंचम भाव में भाग्य का स्वामी और पंचमें षष्टम में है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये शनि ग्रह से जुड़े हुए क्षेत्रों में, पेट्रोलियम में, लोहा में, सीमेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयर आदि में कर सकती हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ये कहाँ करें, इसी कुंडली को जब हम देखते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये तो मंगल को हमें देखना होगा। मंगल स्वराशि का है, मंगल और बुध, क्योंकि जमीन का कारक कौन है, मंगल है, और बुध कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो 1 2 3 4 बुध और मंगल परस्पर एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं।
तो ज़मीन में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। बने बनाए मकान में इन्वेस्टमेंट इनका उतना ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक दुकान आदि का सवाल है, तो दुकान भी ये खरीद के किराए पे दें, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। अभी दूसरी कुंडलियों पर भी चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे देशकाल कुंडली की। देशकाल कुंडली से व्यक्ति के मेहनत आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, लगन से त्रिकोण में मित्र की राशि में है, गुरु बैठा हुआ है तृतीय भाव में। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम इनको जीवन में नहीं करना पड़ेगा। एक तो होता है व्यक्ति जीवन भर जी तोड़ मेहनत करे, शरीर तोड़े, तो ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चतुर्थांश कुंडली देखिए, जिससे भाग्य का विचार होता है, तो लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा है, बहुत ही अच्छा है। और भाग्य भाव में मंगल बैठा हुआ है, राहु है, थोड़ा सा ग्रहण बनाता है, थोड़ा सा जब ये जो चीज़ें अपने हिसाब से चाहेंगी उस हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे ट्रांसफ़र वाली ही बात थी, तो ये जब ट्रांसफ़र चाहेंगी उससे थोड़ा डिले होगा। पंचमांश कुंडली से व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान, व्यवहार कुशलता और हुनरमंदता को देखते हैं, तो पंचमांश कुंडली के लगन में सूर्य चंद्रमा बुध बैठे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग है। और लगन का स्वामी शनि भी क्या है, अच्छी स्थिति में है, स्वराशि में है, गुरु लाभ भाव में है। सामाजिक व्यवहार शैली इनको पता है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखेंगे, लगन अच्छा है, लगन का स्वामी बुध 12वें भाव में गया हुआ है। ऐसे में जब बुध 12वें भाव में सूर्य के साथ है, कुछ अपने लोग ही अपने साथ शत्रुता कर सकते हैं। हालांकि सूर्य शनि की युति भी बनी है, अंधक दोष भी है, तो कुछ अपने लोग जो पास में नहीं रहते, दूर रहते हैं आपसे, दूर रहने वाले अपने लोग ही आपके साथ में कुछ कटुता का व्यवहार, शत्रुता का व्यवहार करेंगे। हालांकि शत्रु कुछ बहुत प्रबल हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तमांश कुंडली का लगन देखिए, बहुत अच्छा है, लगन का स्वामी गुरु अपनी ही राशि में बैठा है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, तो संतान आपकी तरक्की कर जाएगी। यहाँ पंचम भाव का स्वामी मंगल है, छठे भाव में है, संतान का सुख तो मिलेगा, कुछ अड़चनों के साथ मिलेगा। अष्टमांश कुंडली से हम रिपु और शत्रु आदि देखते हैं या आयु देखते हैं। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होता है, तो अष्टमांश का लगन अच्छा है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लगने स्वाग्रही है। और अष्टम भाव को देखिए, तो यहाँ पे शनि उच्च का होकर के बैठा है। जीवन भर मानसिक तनाव और चिंता बनी रहेगी, क्योंकि शनि चंद्रमा एक साथ है, लेकिन आयु लंबी रहेगी। पेट और गैस की समस्याओं से दो चार होते रहना पड़ेगा आपको। अभी आपकी अन्य कुंडलियों को देखते हैं। नवमांश कुंडली का तो मैंने वर्णन शुरू में ही कर दिया। नवमांश का जो लग्नेश है वह भी अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश जो है वह 12वें भाव में गया हुआ है, 2 क्रूर ग्रहों के साथ पीड़ित है, तो आपके पति का जो है यहाँ से भी सुख में कमी है। दूसरा चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह है, ज़्यादा समय नहीं बिताने को देता है ये पति के साथ। द्वितीय भाव में नीच का ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, पति के साथ लेस कम्युनिकेशन करवाता है। और यहाँ पे गुरु तृतीय भाव में ठीक स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा भी देखिए फिर नीच राशि में हो गया। नवमांश कुंडली ठीक नहीं है आपकी, शनि भी नीच राशि का है, तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ आ गए। पर ये जो नवम भाव होता है ये भाग्य का, व्यक्ति के मैटर में आपका भाग्य काम नहीं किया है। दसमांश कुंडली को देखते हैं। दसमांश कुंडली से कार्य और व्यवसाय को देखते हैं। लगन का स्वामी गुरु है, लगन में कोई नीच का ग्रह तो नहीं है, अच्छी बात है। लगन का स्वामी गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है यहाँ पराक्रम भाव में। यहाँ पर गुरु लग्नेश है, शनि लाभेश है, ये दोनों मिलकर आपको बहुत सौम्य कैरियर देंगे। ज़रूरत कभी मेहनत की रहेगी तो आप वो भी कर लेंगी और आराम भी मिलता रहेगा। यानी एक कैरियर के क्षेत्र में जो बैलेंस बनाना वो सब कुछ है। ज़रूरत पड़ने पर आप नरम भी बोलती हैं, ज़रूरत पड़ने पर सख्त भी बोलती हैं ऑफिस में। तृतीय भाव में राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, जहाँ काम करेंगी वहाँ सारा सुख मिलेगा। यहाँ पर पंचम भाव में मंगल नीच का है, तो कभी कभी आपको आपका जो बुद्धि है, विवेक है, वहाँ पे आपको कार्यस्थल पे उस वहाँ तनाव पैदा करता है। और कार्यस्थल पर हो सकता है बैठने के कारण या किसी अन्य कारण से पीठ और कमर में कभी कभी काम करते हुए कार्यस्थल पे दर्द का अनुभव होगा। यहाँ पर सूर्य नीच राशि में है, अष्टम भाव में है, बुध के साथ में है,
तो ये पर्याप्त मान सम्मान और श्रेय मिलने से भी थोड़ा सा दूर रखता है कार्य क्षेत्र पे। ऐसा सूर्य जो है छठे भाव का स्वामी भी है और बुध सप्तम का भी स्वामी है। बहुत अच्छे कलीग्स नहीं मिलेंगे, 2-4 कलीग ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। नॉट एवरीवन विल गो इन योर फेवर। केतु और चंद्रमा की युति 10वें भाव में है। स्थान परिवर्तन और पद में परिवर्तन जीवन में कई बार होता रहेगा। एकादशांश कुंडली देख लीजिए, मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। लगन तो ठीक है लेकिन लग्नेश नीच राशि में है, तो इसलिए सारी मनोकामनाएं आपकी आपके अनुसार पूरी होने वाली नहीं है। एकादशांश मनोकामना की कुंडली होती है, तो एकादशांश कुंडली में लगन बिगड़ा हुआ है। और 11वां भाव देखते हैं, तो लगन का स्वामी नीच का हो गया और जो 11वें भाव का स्वामी है वो छठे भाव में है। सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होने में काफ़ी अवरोध है। जब भी कुछ भी पाना चाहेंगी, बनाना सोचना चाहेंगी, दिक्कत अवरोध आएगी। जो टाइम फ्रेम आप सेट करेंगे उस टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता आदि के सुख को देखेंगे तो लगन में केतु बैठा हुआ है और यहाँ पे सूर्य के साथ राहु है। उतना बहुत वेरी गुड सपोर्ट नहीं बन पा रहा है। चंद्रमा ठीक है, यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। माता पिता का सुख रहने के बावजूद उस स्टैंडर्ड का जीवन में सपोर्ट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। द्वादशांश षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखते हैं। लगन में मीन राशि है, लगन ठीक है, लग्न इस छठे भाव में गया है। वाहन आपका लोन पे रहेगा, ईएमआई पे रहेगा और वाहन का कर्जा चुकाने में कभी कभी आपको डिफ़िकल्टी भी थोड़ी फील होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में नीच का शनि, राहु और केतु भी बैठा हुआ है। तो वाहन से थोड़ा सा आपको संभल के इंस्टॉलमेंट वगैरह जो कुछ भी रहे, जब भी वाहन लें तो इस चीज़ की तैयारी करके लें। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश चतुर्थ भाव में है, लेकिन 9वें भाव में 3 ग्रह राहु, केतु और शुक्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे राहु, केतु, शुक्र के बैठे होने के नाते किसी स्त्री देवी देवता की उपासना करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। वैसे बहुत तगड़ी आध्यात्मिक उन्नति का योग कुंडली में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपके दशाओं की। आपके कुंडली में कब कौन सी दशा कैसा रिजल्ट दे सकती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है वह महादशा आप भोग कर रही हैं राहु का। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ था। राहु आपकी लग्न कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसमें आपका राहु यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ है। राहु की महादशा 2007 से 25 तक चल रही है। राहु आपकी कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है। राहु को सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में मैं मानता हूँ 12वें भाव में, द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में। इन भावों में राहु का सबसे ज़्यादा बुरा फल होता है। तो द्वितीय भाव का राहु है 2025 तक, नवंबर 2025 तक इसकी दशा चलने वाली है। और राहु आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा वैसे ही आपकी कुंडली में पीड़ित था, तो राहु ने ऊपर से चंद्रमा को और पीड़ित किया। यानी इस दशा में कुछ बहुत जो चीज़ें अक्सर आपके जीवन में आई होंगी, बाद में उन्हीं चीज़ों से आपको दुख भी मिला है। 2025 तक यह दशा चलेगी। अभी करंट में जो अंतर चल रहा है इसमें, वह चल रहा है चंद्रमा का ही। वर्तमान में भी मानसिक कष्ट से और खर्चे से आप गुजर रही हैं। फिर इसके बाद मंगल आ जाएगा। मंगल कुंडली के छठे भाव में है, राहु के आमने सामने है। अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच में आपको थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधानी बरतनी है। कुछ दाने या गर्मी वाली बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बैच में आपको थोड़ा सा जो आप भाई समान जो आपके व्यक्ति होंगे उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हालांकि धन लाभ बना रहेगा और कुछ आप विचार करेंगी उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप बहुत दिनों से योजना बना रही हैं पाने के लिए। इसके बाद गुरु की दशा आ जाएगी। गुरु कुंडली के बैठा हुआ है सप्तम भाव में, चतुर्थ से चतुर्थ। ये जो गुरु की दशा है, इस दशा में आपको घर का सुख मिलने वाला है। इस दशा में आपको घर मिलेगा,
या ज़मीन आप खरीदेंगी, या दोनों हो सकता है, बारी बारी से हो जाए, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से चतुर्थ में है, चौथे से चौथे में है, स्वराशि का है। और जो चौथे भाव का स्वामी बुध है आपकी कुंडली में, यहाँ आप देख के समझ लीजिए, ये जो आपका यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव है, गुरु जो है चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठा हुआ है। और जो चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है उससे यह गुरु कहाँ बैठा है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। और यह गुरु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। ये है गुरु का नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र क्या है, भोग विलास लग्जरी देने वाला है। तो जब गुरु की दशा आएगी, इसी दशा में आपको घर कुछ ना कुछ मिलेगा, जमीन मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सारे लग्जरी साधन वापस पुनः आपको प्राप्त होंगे। और कुछ विशिष्ट पुरुष आपके जीवन में विशेष रूप से सहयोगी रहेंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको वात्सल्य देंगे। यानी गुरु की दशा में आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपके जीवन में शांति बनेगी। हालांकि यही गुरु वैवाहिक जीवन को भी सप्तम में बैठ के खराब किया है, उसकी उम्मीद बहुत करना नहीं ठीक है। या फिर इस दशा में आपको किसी दूसरे विवाह आदि का भी संयोग बन सकता है। इसके बाद शनि की दशा आएगी 2041 से 60 तक। शनि कुंडली में उच्च का है, तो ये शनि आपको आध्यात्म की तरफ तेजी से खींचेगा, यानी भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति बहुत तगड़ी बनेगी। और इस दशा में अगर अभी भी संभावना है कि आपको चश्मा लगता हो, क्योंकि जब शनि उच्च का होता है तो व्यक्ति के आँखों में या सिर में दिक्कत रहती है, माइग्रेन या हल्का फुल्का आँखों में जलन, तो इस बीच में चश्मा वगैरह की स्थिति और बढ़ जाएगी आपकी कुंडली में। तो कुल मिलाकर के अभी यही दशा निकल जाए, फिर उसके बाद गुरु की दशा आपके लिए काफ़ी अच्छी जाने वाली है। उपाय की अगर हम चर्चा करें कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप एक तो बुध का स्टोन पहनिए सबसे पहले, शुक्र का स्टोन नहीं पहनना है, शनि का स्टोन नहीं पहनना है, आपको राहु के लिए दान करना है। और दूसरा, चंद्रमा भी आपका काफ़ी पीड़ित है, शनि के सामने है, तो ऐसे में क्या करना है, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि का मंत्र जाप करवाना है। राहु और शनि का मंत्र जाप और दान आपके लिए आवश्यक उपाय बनते हैं। अभी आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पे नज़र डाल लेते हैं। एवरेज पॉइंट जो होते हैं ये 28 होते हैं। लगन में 32 बिंदु बना हुआ है और सप्तम भाव में भी 32 बिंदु बना हुआ है। एक चीज़ जो मैंने आज तक देखा है, अगर लगन में और सप्तम में, लगन आप खुद हैं, सप्तम आपका जीवन साथी है, दोनों में पॉइंट बराबर होने पे पति पत्नी में क्लैश होता है, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। द्वितीय भाव में देखिए 27 बिंदु हैं और व्यय भाव में 25 हैं। व्यय में कम है और धन में अधिक है, यानी जीवन में कभी धनहीन होने का योग नहीं है। आर्थिक पक्ष इतना नहीं बिगड़ेगा कि आपको कभी हाथ फैलाना पड़े या किसी दूसरे पे निर्भर होना पड़े। मेहनत वगैरह आप एवरेज करती हैं, सुख साधन आपको मिलेगा जीवन में, यहाँ पे 33 पॉइंट्स है। संतान में एवरेज से 1 पॉइंट कम है, संतान का सुख रहेगा, संतान से सुख रहेगा, एवरेज से थोड़ा कम। यहाँ 33 पॉइंट्स है। कंपटीशन आपके जीवन में टफ रहेगा। यहाँ अष्टम में 21 पॉइंट्स होना ठीक है, आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। भाग्य आपका एवरेज है। काम करने का जो अवसर है वहाँ पे आपको 21 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन कर्म उस हिसाब से आप नहीं कर पा रही हैं। आप डिस्टर्ब होने की वजह से आपको मानसिक स्थिति और इम्प्रूव करनी चाहिए। लाभ भाव में 29 पॉइंट्स है। एवरेज के अनुसार थोड़ा उससे अधिक आपकी आमदनी हो जाया करेगी। इस सर्वाष्टक वर्ग का जो मुख्य रिजल्ट है वह यह होता है कि एक तो आपके जीवन में कभी बहुत बड़ा आर्थिक विपत्ति नहीं आएगा, कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। दूसरा यह है कि जब भी आप कोई भी ग्रह आपके लगन में गोचर करेगा, यानी जब भी कोई ग्रह मिथुन राशि पर गोचर करेगा तो वो आपको अच्छा फल देगा। कोई भी ग्रह कन्या राशि पर, जहाँ 30 या उससे अधिक पॉइंट है, 6, 8, 12 को छोड़ के, कन्या राशि पे ग्रह का गोचर आपके लिए अवसर लेकर के आएगा। और धनु राशि पर जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो वो आपके लिए अच्छा अवसर लेकर के आएगा। सिंह राशि पे भी अच्छा रहेगा, मेष पे भी, लेकिन जहाँ 30 या उससे अधिक है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी ग्रहों का गोचर वृश्चिक राशि पे रहेगा उस समय में आपके लाइफ में मेहनत, हार्डशिप्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। उम्मीद है आपको विश्लेषण समझ में आया होगा।